दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं भारत में राजनीतिक एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आजकल हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विपक्षी दल एक साथ आने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पहले पटना में मीटिंग हुई, फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई और बेंगलोर की मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा था कि इस गठबंधन का नाम क्या होगा, क्योंकि जैसा हम अक्सर जानते हैं नामकरण में बहुत कुछ होता है और भारतीय समाज में तो नामकरण अपने आप में एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, क्योंकि नाम से बहुत कुछ चीजें पता लगती हैं कि आप किस कल्चर से हैं, आपके संस्कार से हैं, आपका इतिहास क्या है, ये सब चीजें बताती हैं। और आज जो नाम हमारे सामने आया है उसका जो अगर हम एब्रिविएशन को अगर हम फुल फॉर्म करते हैं तो उसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। अब इंडिया जो शब्द है दोस्तों वो भारतीय शब्द नहीं है, वो अंग्रेजों की देन है। तो विपक्षी दलों ने सबसे पहले तो ये बता दिया कि वो आज भी अंग्रेजी विरासत के, ब्रिटिशर्स की विरासत के पक्षधर हैं और विदेशी जो शासक आए थे, खासकर जो ब्रिटिशर्स आए थे, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार था वो था डिवाइड एंड रूल। तो क्या ये जो नया अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो क्या ये लोग इंडिया पे शासन करने के लिए वही पद्धतियां अपनाएंगे जो ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल? उन्होंने तो शायद बहुत सारे तरीकों पे कास्ट सिस्टम को बांटा, बाकी धर्मों को बांटा, बहुत कुछ किया। तो क्या आज 75 साल बाद भी हम उन्हीं नीतियों को अपनाएंगे? देश को धर्म पे बांटेंगे, जातियों पे बांटेंगे, वगैरह वगैरह, ताकि हम किसी तरह से सत्ता तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जब मॉनसून सेशन शुरू होगा, कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस सामने आएंगे, तब यह समझना जरूरी होगा कि ये जो गठबंधन बना है क्या इसका कोई आधार है या ये सिर्फ किसी तरह से सत्ता के करीब पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे 10 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि हम सब जागरूक नागरिक हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो इस देश में ऑपोजिशन बनना चाह रहा है और इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन बनना चाह रहा है और 2024 में देश की सत्ता के करीब आना चाह रहा है, वो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे क्या राय रखता है। क्योंकि इस ग्रुप का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है कि हम इस देश में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं कि क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा आता है आर्टिकल 44, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 75 साल हो गए, यूसीसी क्यों लागू नहीं हो रहा, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों प्रयास नहीं कर रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, तो क्या आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 का समर्थन ये गठबंधन करेगा? क्योंकि अगर ये गठबंधन उसका समर्थन नहीं करता है तो फिर आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं? ये आने वाले दिनों में शायद हो सकता है मॉनसून सेशन में, नहीं तो ओपन फोरम्स में, चाहे वो मीडिया हो चाहे पब्लिक फोरम हो, आपको ये इस पे चर्चा देखने को मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है माइनॉरिटी स्टेटस को लेके। इन्हीं 26 जो पार्टियों का ग्रुप बना है, इसमें कुछ पार्टियां बोलती हैं कि हमें माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के कुछ राइट्स दिए गए हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 30 है उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो नेशनल लेवल पे नहीं होगा, वो स्टेट लेवल पे होगा। इसका मतलब जो आज देश में माइनॉरिटीज हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर में वो मेजॉरिटी हो, और जब वो मेजॉरिटी होंगी तो उनको वो माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इस पे ये जो 26 पार्टियों का गठबंधन है उसका क्या स्टैंड है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के साथ जाएंगे या उसके खिलाफ जाएंगे? क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करना होगा। अब ये कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्टिकल 370, जिसको लेके पार्लियामेंट में डिसीजन हो चुका, अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। क्या ये 26 पार्टियों का दल 370 के समर्थन में, हटाने के समर्थन में है या उसके विरोध में है? क्योंकि इंडिपेंडेंटली इनमें से बहुत सी पार्टियों ने यह कहा कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था जिसको हटाया जाना चाहिए था और बहुत पहले हटा देना चाहिए था। लेकिन आज जब वो प्रोविजन हट गया है और आज जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है, तो क्या ये गठबंधन संविधान के साथ है या अलगाववाद के साथ है? आने वाले दिनों में दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके नेता अक्सर ये बोलते रहे कि हमें गब्बर सिंह टैक्स को हटाना है, जीएसटी को हटाना है। 26 में से कितने दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जीएसटी हटाया जाए, या इनमें से एक कंसेंसस बन जाएगा कि हमें जीएसटी रखना है? अगर जीएसटी रखना है तो राहुल गांधी साहब का क्या होगा, कांग्रेस के लीडरशिप का क्या होगा, जो इस समय इस पूरे खेमे में सबसे बड़ी पार्टी है? ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। एक और बहुत ही इमोशनल और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भी है और देश की आजादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है सावरकर के स्टेटस को लेकर। कांग्रेस के नेता अक्सर कहते रहे हैं कि सावरकर का हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। वहीं पे शिवसेना और बाकी दलों का यह कहना है कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब सावरकर हिंदुस्तान की शान है या नहीं, क्या इस पे ये 26 पार्टियों का दल कोई निर्णय कर पाएगा? ये तो दोस्तों आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय जो हिंदू टेम्पल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो। तो ये 26 दलों का जो गुट है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, जैसे अब ये तो आप कह नहीं सकते कि साहब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ था, उनको एक काम करते हैं कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज्ञानवापी जो जहां पे है, और अब तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो ऑडिट के बाद भी ये चीजें सामने आ गई हैं कि वहां तो मंदिर था, एविडेंस मिले हैं, सब कुछ प्रमाण मिल गए। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये 26 पार्टियों का दल भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को प्रिजर्व करने के लिए सामने आएगा, या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में भारत की सांस्कृतिक विरासत का विरोध करेगा? अब यह देखना होगा, क्योंकि जब तक बात है इंडिया के कॉन्सेप्ट की, तो इंडिया का कॉन्सेप्ट तो डिवाइड एंड रूल पे आधारित था, और भारत का कॉन्सेप्ट था जिसको हम कह सकते हैं इंक्लूसिवनेस को लेके, वसुधैव कुटुंब का। ये जो हमारा भारतीय वर्ड इज ए फैमिली, ये भारत का विचारधारा है, भारत की विचारधारा है। इंडिया डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट ये ब्रिटिशर्स है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये 26 लोग मिलके क्या करते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट चीज बार बार जो सामने आ रही है वो है प्राइवेट कैपिटल और इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर बोलना। क्या जो पार्टियां इस समय इस गठबंधन में हैं, क्या वो अडानी अंबानी के होते हुए अपमान को रोज देखेंगी? या उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि उनके राज्यों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है? क्या वो इस तरह की आलोचनाओं का समर्थन करेंगी, मुंह बंद करके बैठेंगी, या विरोध करेंगी? ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि ये 26 पार्टियां जो अलग अलग डायमेंशन से आके सिर्फ कुर्सी के लिए इकट्ठी होनी शुरू हुई हैं, क्या वास्तव में ये शीश महल बच पाएगा या चरमरा जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। इस समय बहुत सारे इन पार्टी के लीडर्स के ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब एक दूसरे को बचाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण में बोल ही दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी लोगों का एक गठबंधन है। अब ये उस बात पे प्रूव करेंगे अपने आप को, या कहेंगे कि नहीं, अगर करप्शन हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए? 26 में से कितने ऐसे दल हैं जो कहेंगे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, और अगर कोई भी आदमी करप्शन करता है, अगर उसको सजा मिलती है, तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं? ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब को क्या करना होगा? क्या वो गठबंधन में बने रहेंगे, या वो समर्थन पाने के लिए इस गठबंधन में जुड़े थे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक इस गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खाली है, वो है कन्वीनर कौन होगा। आपने एक संगठन तो बना दिया, एक गुट बना दिया, इसका कन्वीनर कौन होगा? सारी मेहनत तो नीतीश कुमार जी ने करी, और उनको आपने जब गठबंधन बनाया तो आपने ये नहीं कहा कि नीतीश जी इसके कन्वीनर होंगे, क्योंकि इसमें भी राजनीति है। जो कन्वीनर होता है उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। एजेंडा वो सेट करता है, डेट और लोकेशन वो सेट करता है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उस पर देखना पड़ता है। एक हिसाब से वो इस ग्रुप का पावर सेंटर होगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक इन 26 पार्टियों ने यह तय नहीं किया है कि इनका मुखिया कौन होगा, और कांग्रेस पार्टी जिसको मुखिया बनाने के लिए लालायित है, उस पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुखिया के खिलाफ ही कोर्ट के कुछ ऑर्डर आ जाएं और उनको दोबारा मुखिया पद से रिजाइन करना पड़े। उस स्थिति में ये पूरा गठबंधन चरमरा जाएगा। ये भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। क्या ममता दीदी कांग्रेस को बंगाल में आने देंगी? क्या लालू जी बिहार में कांग्रेस को आने देंगे? क्या अखिलेश जी कांग्रेस को यूपी में मजबूत करेंगे? क्या तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस के लिए डीएमके जगह बना के देगी? ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ पर्दा उठा है, खेल बाकी। आप भी इस पे नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि विरोधाभास से बनी हुई ये संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, कहने को इनका पर्पस है कि साहब हम संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने आए हैं। हकीकत ये है कि इनमें से किसी भी पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं। क्या केजरीवाल साहब की पार्टी में कोई दूसरा आदमी आज तक कन्वीनर बना? क्या कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के अलावा और कोई पावर सेंटर बना? क्या डीएमके के अंदर करुणानिधि फैमिली के अलावा आज तक कोई लीडर बना? क्या टीएमसी के अंदर ममता दीदी के अलावा आज तक कोई लीडर बना? कहने का मतलब यह है कि इन सब पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोग देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे?
बहुत सारे मुद्दे मैंने आपके सामने रखे जो संविधान के थे। इन सब पार्टियों का विरोधाभास है उन संवैधानिक प्रोविजंस को लेके या आर्टिकल्स को लेके। तो ना इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, ना इनकी क्लैरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रिटिश विरासत है इंडिया, जिसका काम डिवाइड एंड रूल है, तो अल्टीमेटली क्या ये गठबंधन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पीछे रह जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या ये गठबंधन टिकेगा या इसमें बहुत जल्दी दरारें देखने को मिलेंगी? हो सकता है मॉनसून सेशन में आपको ये दरारें खुल के देखने को मिल जाए। सबसे पहली दरार किस मुद्दे पे पड़ेगी और कौन लोग इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे? आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये जानना बहुत जरूरी होगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होता हूं। तब तक वंदे मातरम।